सभी को नवोत्थान इंजीनियर किशोर तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह जी का इस वेबिनार से जुड़े सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आप सभी इस समय इस वेबिनार में जुड़ जाते हैं और इसको सफल बनाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज की वेबिनार का विषय है ईवीएम पारदर्शिता हेतु चर्चा अनिवार्य। हमारे मुख्य अतिथि माननीय निशांत भास्कर जी, जो कि आरबीएन के राष्ट्रीय सचिव प्रभारी झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी इस चर्चा पर ईवीएम पारदर्शिता जो हेतु चर्चा करनी है उस पर अपने विचार रखें और हम सभी को अपने विचारों से माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति प्राप्त कर लीजिए। आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं रवि साहब जी। जी, हमारे माननीय अध्यक्ष माननीय आर.एस. रवि बौद्ध जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मध्य प्रदेश से हैं। मैं चाहूंगी वो मुझे इस अनुमति दें कि आज की वेबिनार स्टार्ट की जाए। माननीय आर.एस. रवि बौद्ध जी। अगर आप मुझे आ रही है संचालिका जी? आ रही है। हेलो, आ रही है, क्लियर आ रही है सर? हेलो जी आ रही है सर। अच्छा, मैंने कहा मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर आ रही है सर। हेलो, अच्छा हेलो। मनसा शोधक सम्यक धर्म के रोधक हिंसाचार, नमो तथागत ज्ञान में करुणा के अवतार, बहुजन सुखकारक सदा बहुजन मंगल मूल, नमो तथागत धम्म में शामक संसय। आज के पावन अवसर पर अध्यक्षीय अनुमति देने के पहले मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, हमारे देश में हिस्सेदारी भागीदारी अर्थात आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, हमारे देश में शिक्षा के जनक महामना ज्योतिबा फुले, हमारे देश में शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, संत महात्माओं की कड़ी में संत शिरोमणि रविदास जी, संत नायक कबीर साहब, अछूतानंद, चोखा बेला, गुरु नानक आदि संतों को नमन करते हुए हमारे देश की आजादी की लड़ाई अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले महान पुरुषों की कड़ी में वीर सेनानायक बिरसा मुंडा टंट्या भील, उदया चौधरी अलीगढ़, माता दिल भंगी, मदन लाल धींगरा, ऊधम सिंह, सरदार भगत सिंह और वीरांगनाओं में गोंडवाने की रानी दुर्गावती और झलकारी बाई तथा वर्तमान भारत के परम पूज्य सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर, करुणा ममता एवं दया की मूर्त माता रमाबाई को तथा वर्तमान भारत के बहुजन समाज के नायक मानवर काशीराम जी को हृदय से नमन करते हुए वंदन करते हुए दूसरे पहलू में मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे भारत में हम सबका अर्थात बहुजन समाज के लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब, साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में एवं गार्जियनशिप निभा रहे ताऊ अशोक आयन जी, हमारे युवा शक्ति के प्रणेता एवं कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मानित बादल बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय स्तर के उपाध्यक्ष माननीय यमार प्रशांत साहब,
हमारे देश में हर सोमवार को आरबीएम के माध्यम से संवैधानिक प्रबोधन अब तक कर रहे संवैधानिक मार्गदर्शक सम्मानित सीनियर प्राध्यापक आरसी धीमान साहब, सम्यक जीवी के रूप में रोल मॉडल हमारे आजाद बोस साहब, और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर के आचार्य हैं, प्रशिक्षक हैं, सम्मानित इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी राष्ट्रीय के आरबीएम के राष्ट्रीय कैबिनेट अर्थात तो सचिव एवं महासचिवों तथा आज के वेबिनार में शामिल सभी उपासक एवं उपासिकाओं का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आप सबको साधुवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय भारत का संविधान। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं अपने अध्यक्ष उद्बोधन में सिर्फ 1 मिनट में कि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की समस्या है, पारदर्शिता है, जरूर कहीं ना कहीं प्रभावित है, और इसके लिए हमारे देश के शासन को, निर्वाचन आयोग को, प्रशासन को और निर्वाचन विभाग से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मचारियों को, साथ ही साथ सभी राजनीतिक दलों के लोगों को और यहां तक कि सभी मतदाताओं को, जैसा कि हमारे बुद्ध एंडी धम्मा में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने उल्लेख किया है कि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। अगर हमारे निर्वाचन आयोग के साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मचारी नैतिकता पूर्ण हो जाएंगे तो निश्चित ही कि ईवीएम के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से नैतिकता द्वारा पूर्णतः पारदर्शिता स्थापित की जा सकती है। इसी संबंध में हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि अपनी बात रखेंगे। मैं विधिवत आज के कार्यक्रम के संचालन की आज की प्रभावशाली संचालन की जिम्मेदारी निभा रही बहन रुचि बौद्ध जी से आग्रह करता हूं कि आप संचालन का कार्य देखने का कष्ट करें। रुचि बौद्ध। बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आपने हमें अनुमति प्रदान की कि हम अपने कार्यक्रम का आगे से संचालन करें। हमारे मुख्य अतिथि माननीय निशांत भास्कर जी, जो कि आरबीएम के राष्ट्रीय सचिव प्रभारी झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल से हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो अपने विचार आज की जो चर्चा का विषय है उस पर ईवीएम पारदर्शिता हेतु चर्चा अनिवार्य उस पर रखें और प्रकाश डालें उस पर, ताकि हम लोग उन सभी चीजों से अवगत हो सकें जो वो हमें बताना चाहते हैं। प्लीज वेलकम करती हूँ माननीय निशांत भास्कर जी का। हेलो जी, हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित तमाम अपने महापुरुषों को नमन करते हुए आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय आरएस रवि बौद्ध जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय के.आर. राजा धनवेल जी और कार्यक्रम का संचालन कर रही माननीय उपासिका रुचि बौद्ध जी एवं तमाम इस वेबिनार में उपस्थित गणमान्य साथीगण सभी को मैं निशांत भास्कर समस्त झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथियों की ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम पेश करता हूं। और साथ ही साथ
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश बौद्ध जी, हम कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल बौद्ध साहब जी, हम राष्ट्रीय आचार्य के रूप में उपस्थित माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमें इस योग्य समझा और ये 3 राज्यों की जिम्मेवारी देना देकर हमें अनुग्रहित किया। आज की चर्चा बड़े ही विशिष्ट है। देश में ईवीएम के द्वारा चुनाव कराया जाना सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए उठाया गया। एक तरह से ये पूंजीपति और मनुवादी सोच से ग्रसित लोगों के द्वारा उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए तमाम बहुजन महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, अपना जान निछावर किया, और तत्पश्चात हम लोगों को ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नसीब हुई। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम की व्यवस्था करके और चुनाव प्रणाली को प्रभावित करने का काम किया गया इस देश में, इससे साफ जाहिर होता है कि मनुवादी सोच यहाँ पे हावी होता जा रहा है और इस लोकतांत्रिक देश को वो अलोकतांत्रिक देश बनाने की दिशा में अपना पूरा समय देते हुए और इस देश की व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए ध्वस्त करने में उन लोगों ने अपना पूरा समय लगा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश की जो समुचित व्यवस्था का आधार है तो वो है उसकी चुनाव प्रणाली, जिसमें एक एक व्यक्ति जुड़ करके और इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है। और जनता के माध्यम से अगर हमारे देश की व्यवस्था चल रही है, जनता का प्रतिनिधित्व ही अगर खत्म हो जाए तो फिर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और जनता का प्रतिनिधित्व खत्म करने के लिए ही सही मायने में ईवीएम लाया गया है। 1989 में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ईवीएम लाया गया और ईवीएम का प्रयोग करने के फलस्वरूप इसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिलने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार के द्वारा 2004-2009 में ईवीएम को लागू करके और अपनी सरकार बनाने का उन लोगों ने काम किया। तत्पश्चात
सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो बीजेपी के ही सांसद थे, उन्होंने याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई जा रही है और कांग्रेस ने पूरे देश के साथ छल किया है। लेकिन 2014 और 2019 की जो चुनाव संपन्न किया गया, उसमें ये साफ साफ पूरे देश के लोगों को पता चल गया कि ईवीएम के माध्यम से घोटाला किया जा रहा है। ईवीएम के माध्यम से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के विरोध में जो निर्णय दिया गया, उसके बावजूद भी इस देश में ईवीएम लागू किया जाता रहा है और आगे भी ये ईवीएम के माध्यम से चुनाव करके और फिर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जितना व्यापक पैमाने पर ईवीएम का विरोध पूरे देश में होना चाहिए था, उस तरीके से विरोध नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं न कहीं ईवीएम के बारे में जन सामान्य के बीच में सही जानकारी नहीं पहुंच सकी। इस प्रयास में कि ईवीएम के माध्यम से किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, इसको पूरे देश में लोगों के बीच में जानकारी पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और उसके सभी साथी पूरी तरीके से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से ही, वेबिनार के माध्यम से ही पूरे देश भर में लोगों के बीच जुड़ करके और ईवीएम सहित 25 प्रकार के आंदोलनों की जरूरत पर लोगों को जागरूक करने का काम हो रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसमें हम सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज सही मायने में कहा जाए कि जितने विकसित देश हैं, वे सभी विकसित होने के बावजूद भी वहां पे ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। वहां पे बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव हो रहा है। लेकिन जैसे आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ईवीएम के माध्यम से चुनाव संपन्न कराना को गैर कानूनी समझा गया और अमेरिका के लोगों ने समझा कि अगर हम ईवीएम की व्यवस्था करते हैं तो अमेरिका जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो नष्ट हो जाएगी, और उन लोगों ने वहां पे ईवीएम को बैन कर दिया। जर्मनी जैसे विकसित देशों में इस मशीन को असंवैधानिक करार दिया गया और आयरलैंड में भी इस मशीन को कूड़े के भाव में फेंक दिया गया। लेकिन भारत जैसे विकसित विकासशील देश में, और खास करके भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला जैसे गरीब जो राष्ट्र हैं, विकासशील जो राष्ट्र हैं, उनमें ईवीएम का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है
और इसमें और आगे भी जो भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, कंबोडिया आदि देश भी हैं जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, वे भी ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल इतना कहना सही नहीं होगा, बल्कि ईवीएम का इस्तेमाल उनसे करवाया जा रहा है, क्योंकि पूंजीपति देश ईवीएम का इस्तेमाल करके वैसे लोगों को इन देशों में प्रतिनिधि के रूप में चुनवाने की कोशिश करते हैं, जिनके माध्यम से वो उस देश पर अपना कब्जा जमा सकें। आज सेज जैसे कानून, आज निजीकरण जैसी व्यवस्था, आज कृषि कानून इत्यादि जितने भी ये जो कानून हैं, जो हमारे देश को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, जन सामान्य को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो हमारा हमारे देश की जो व्यवस्था है, उसको पर कंट्रोल करने के बाद ही इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। वो समझ सकते हैं कि इस देश में अगर निजीकरण करना है, वो समझ रहे हैं कि इस देश में अगर सेज जैसे कानून को पूरी तरह से लागू करना है, वो समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों को, हजारों हजार कंपनियों को ला करके और यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, यहाँ की जो संपदा को अपने कब्जे में करना है, तो सबसे पहले यहाँ के चुनावी व्यवस्था को अपने हाथ में लेना होगा, और वो डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसलिए उन लोगों ने ईवीएम की व्यवस्था की। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 2013 में जो निर्णय आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ईवीएम के वजह से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। फिर भी आखिरकार हमारे देश में ईवीएम को लागू करने का क्या मकसद हो सकता है? इसका साफ साफ मकसद दिख रहा है कि हम फिर से ईवीएम जैसी व्यवस्था के में झुलसते हुए हम लोग फिर से ये लोकतांत्रिक देश, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरता हुआ देश, अलोकतांत्रिक देश के रूप में अपना अस्तित्व जो है वो बनाने की ओर अग्रसर है। तो इसको समझना होगा, और पूरे देशवासियों को समझना होगा कि हम लोगों को ईवीएम के माध्यम से सच्चा प्रतिनिधि नहीं मिल सकता, और अगर हमारा सच्चा प्रतिनिधि लोकसभा, राज्यसभा में, विधानसभा में अगर नहीं जाएगा, तो वो हमारे लिए निर्णय नहीं करेगा, और अगर वो हमारे लिए निर्णय नहीं करेगा, और खास करके बहुजन समाज के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि 85% के लोगों के लिए अगर निर्णय नहीं किया जाएगा, तो फिर इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम गुलामी की व्यवस्था की तरफ मुड़ रहे हैं, और हम फिर से गुलाम बनने की ओर अग्रसर हैं। ये बहुत समझने की बात है कि सन 2010 में तकनीकीविद हरि के प्रसाद, डॉक्टर एलिकस हल्डरमन साहब, जो कंप्यूटर विज्ञान प्रोफेसर मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका के, और ऑस्कॉट बोल्चॉक, एरिक बोस्टेरो, अरुण कंकापति, साई कृष्ण साखमोरी, वसवया यगति आदि ने रिसर्च करके ये बात को साबित कर दिया कि ईवीएम के द्वारा निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराना मुश्किल है। इसमें कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, इसमें कहीं ना कहीं पार्शलिटी होती है, लेकिन उन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए बिहार में भी जो चुनाव हुए, हाल फिलहाल जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें भी इसमें पक्ष की पार्टियां और विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे अन्य पार्टियां हो, जो राज्य की भी सरकारें बना रहे हैं, वे भी कहीं ना कहीं इसमें मिलजुल करके और साथ में
घालमेल करते हुए ईवीएम का प्रयोग कराने के लिए उन लोग भी अपनी मंशा दिखाते रह रहे हैं, उन लोग भी विरोध नहीं कर रहे हैं। कोई भी आखिरकार देखा जा सकता है पूरे देश में कि विपक्षी दल के नेता लोग भी ईवीएम के विरोध में क्यों अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों को भी ईवीएम के माध्यम से लाभ पहुंच रहा है, जिससे और जिसका थोड़ा सा भी भान हमारे लोगों को नहीं है। आज विपक्षी पार्टियां जो भी हो, चाहे झारखंड की ही बात क्यों न कर लें, आज हेमंत सोरेन की सरकार है यहाँ पे। किसी सरकार की हम व्यक्तिगत रूप से आलोचना नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी सरकारें विपक्ष पार्टियां भी बना रही हैं, वो भी क्या जनहित में कार्य कर रही हैं? क्या वो भी जन सामान्य और खास करके बहुजन समाज के हित में नियम बना रहे हैं? तो देखा जा सकता है कि ऐसा हमारे देश में नहीं हो रहा है। तो वो अगली बार अगर जीतना चाहेंगे तो फिर वो किस तरीके से जीतेंगे? वो भी ये समझते हैं कि ये ईवीएम घोटाला करके ही हम फिर से सरकार बना सकते हैं, इसलिए उन लोग ईवीएम के विरोध में बोल नहीं रहे हैं। तो ईवीएम के बारे में जानकारी पूरे देश के जन सामान्य के लोगों के बीच में लेके जाना होगा और लोगों को समझाना होगा। और इस कार्य में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है, लोगों के बीच जा रही है। और आज हम लोग भी लगे हुए हैं झारखंड और उड़ीसा, बंगाल में, ताकि हम लोगों के बीच में इस तरह की जो जानकारी है पहुंचा सकें और लोगों को जागरूक कर सकें। बहुत सारी बातें न कहते हुए मैं इतना ही कहूं कि ईवीएम की व्यवस्था के साथ साथ जो फ्री पेपर ट्रायल मशीन जो लगाया गया, उससे भी केवल रिकाउंटिंग की व्यवस्था हो सकती है। काउंटिंग तो हो सकता है कि जो जन प्रतिनिधि करवा करके कि इसमें मेरा वोट है, इसमें कम आया है, इसमें ज्यादा आया है, वो देखा जा सकता है केवल, लेकिन रिकैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। रिकैलकुलेशन अगर नहीं किया जाता है वीवीपैट मशीन के माध्यम से भी, तो लोगों को समझना कि वीवीपैट मशीन लगाने के बाद फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव जो है वो संभव है इस देश में, एक तरह की भूल होगी। हम लोगों को पूरी तरीके से समझना पड़ेगा कि वीवीपैट मशीन लगाने के बावजूद भी निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न नहीं हो सकता है। और इसका उदाहरण जो है वो दिल्ली विधानसभा में भी लोगों ने पेश किया। और हमारे रूम में लाइट अभी चली गई है, तो बस मैं इतना ही कहते हुए कि हम लोग फिर से पूरी ताकत के साथ और पूरे देश भर में इस तरह के आंदोलन को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम ईवीएम को बैन करा सकें। और मैं अपनी तरफ से इस बात के लिए माफी मांगते हुए कि अभी हमारे रूम में लाइन चला गया, तो मैं फिर से नमो बुद्धाय जय भीम पेश करते हुए अपनी बात को यहीं पर संपन्न करता हूँ। फिर से नमो बुद्धाय जय भीम, सबको धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद निशान भास्कर जी, आपने अपने विचार बहुत अच्छी तरह रखे और स्पष्ट रखे, लेकिन इसमें काफी जरूरत होगी हम लोगों को अपना आकलन करने की। 2 लाइनों में कहना चाहूंगी, कर्मी है यदि हमको सेवा अपने इस संसार की, कर्मी है यदि हमको सेवा अपने इस संसार की, करनी होगी आत्म साधना हमको आत्म सुधार। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर। बस अगर हमारी करनी और कथनी एक होती है तो शायद हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ मैं अपने विशिष्ट अतिथि माननीय के.के.आर. राजा धनमेल जी को, जो कि वरिष्ठ सदस्य हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पांडिचेरी से, उन्हें बुलाना चाहूंगी, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी और उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि वो अपने विचार अपनी इस चर्चा के विषय पर रखें कि ईवीएम
पारदर्शिता हेतु चर्चा अनिवार्य। मैं वेलकम माननीय KKR साहब, यदि आप जिस भी आईडी से जुड़े हुए हैं तो आप यस चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे आपको माइक अनम्यूट किया जा सके। गणों को अपने विचार रखना था। तो अभी हमारे अगले वक्ता प्रभावशाली सचिव बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड के सम्मानित निशांत भारती साहब ने बहुत ही गंभीरता से अपनी बात रखी है, गागर में सागर भरते हुए। और मैं भी इस समस्या पर अर्थात ईवीएम की पारदर्शिता पर अपने विचार रखना चाहूंगा। एक बार पुनः है अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का, महिला विंग के अध्यक्ष महोदया कुमारी अंजलि बौद्ध साहब का, तथा पूरे भारत से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी उपासक एवं उपासिकाओं का सादर सम्मान एवं स्वागत करते हुए अपनी बात बिंदुवार रखने का प्रयास कर रहा हूं। आज के कार्यक्रम में शामिल सभी प्रबुद्ध साथियों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि BBC लंदन के एक प्रभावशाली संपादक थे और जिनका नाम था सौतिक विश्वास। इन्होंने 28 जनवरी 1999 को अपने संवाददाता में ईवीएम की समस्या पर अपना एक विशेष व्याख्यान दिया था अपनी पत्रकारिता के माध्यम से कि ईवीएम वास्तव में पारदर्शी नहीं। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल देना चाहते हैं। 2 अप्रैल 21 को आसाम की रातावाड़ी विधानसभा की बात है। कुछ महत्वपूर्ण पार्टी के उम्मीदवारों के कार में ईवीएम पाई गई। इसमें कुछ कर्मचारियों की भी लापरवाही समझ में आई, जिसमें निर्वाचन आयोग ने 4 कर्मचारियों को निलंबित भी किया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। 19 मार्च 2017 को ईवीएम के छेड़छाड़ संबंधी याचिका संबंधित निर्वाचन अधिकारी अर्थात निर्वाचन आयोग के संज्ञान में और फिर कोर्ट के संज्ञान में बात लाई गई। तो इस प्रकार से हम आप लोगों के सामने बात कहना चाहते हैं कि एक और बात शायद आप लोगों को याद होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ये 25 बिंदुओं का प्रशिक्षण दे रहे थे, मुझे जल्दी में डेट याद नहीं आ रही है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी महसूस कर लिया है, तथ्यों से, विभिन्न प्रकार की याचिकाओं से, विभिन्न प्रकार के अपराधों से सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात मान लिया है कि वास्तव में ईवीएम में छेड़छाड़ होती है। फिर भी निर्वाचन आयोग की भी
जो कार्य करने की जो पारदर्शिता है कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में। संदेह के घेरे में कैसे है कि अगर हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अगर नॉलेज में है कि ईवीएम के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा भारत का चुनाव प्रभावित होता है, तो फिर हमारे सर्वोच्च न्यायालय को भी गोलमोल मतलब तथ्य नहीं प्रकट करना चाहिए है, बल्कि वर्तमान भारत शासन को और यहां तक कि चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बाकायदे आदेश एवं निर्देश जारी कर देना चाहिए है। इस प्रकार से 4-5 बातें सामने आई हैं। इसी प्रकार से हमारे अगले वक्ता ने अपनी बात रखी है, सम्मानित निशांत भास्कर जी ने, जो एक 3 बड़े बड़े राज्यों के प्रभावशाली सचिव हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी याचिका दायर की थी। इस प्रकार से 5-6 दृष्टांतों से, उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो रही है कि वास्तव में हमारे देश का जो निर्वाचन है वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से निश्चित ही संदेह के घेरे में आ जाता है। ये मैंने पहले पहलू पर बात की। दूसरे पहलू पर बात करना चाहते हैं कि प्रबुद्ध साथियों, आप लोग जानते हैं कि अमेरिका इतना प्रभावशाली देश है कि अगर अमेरिका के सेंसेक्स में अगर 1-2 पॉइंट की कमी आती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है। अगर अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था 1-2 पॉइंट बढ़ती है तो पूरी दुनिया का मार्केट बढ़ जाता है। इसी प्रकार से आप लोग जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी में गजब कसानी है। जापान की टेक्नोलॉजी के सामने अन्य कोई भी देश, एवं इंग्लैंड की वैज्ञानिक उपलब्धि के सामने अन्य कोई भी देश नहीं टिक पा रहे। तो इस प्रकार से कहना चाहते हैं कि जब अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड आदि प्रभावशाली देश जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य भी हैं, उन देशों में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो फिर हमारे भारत में ही क्यों? आखिर कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो प्रबुद्ध साथियों, बहुत अच्छी बातें निकल के आई हैं और ऐसा मुझे लग रहा है कि हमारे मार्गदर्शक सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश भारती साहब निश्चित ही आज के वेबिनार में शामिल होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष बादल साहब भी शामिल होंगे। तो मैं 2-4 मिनट में और अपनी बात रखता हूं। इसके बाद संचालिका जी से आग्रह है, यदि समय मिलता है तो अध्यक्ष जी के भी वाणी सुनाने की कृपा करेंगी। तो अभी हम अपनी बात को उपसंहार की ओर लाने जा रहे हैं। अब तीसरा पहलू, प्रबुद्ध साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, तीसरे पहलू में 2 बातें हैं। एक हमारे देश के नागरिक और दूसरे हमारे निर्वाचन कराने वाले पदाधिकारी, कर्मचारी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर निर्वाचन आयोग के छोटे से छोटे पदाधिकारी से लेकर के बड़े से बड़े पदाधिकारियों में से अगर 1-2 पदाधिकारी भी नैतिकता से हट जाते हैं तो हमारा पूरे भारत का निर्वाचन आयोग प्रभावित हो जाता है। अर्थात जो 100% पारदर्शिता है निर्वाचन आयोग की या निर्वाचन न्यायिक प्रक्रिया की, वह निश्चित ही प्रभावित हो जाती है।
तो क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से है, अकरुणा के सागर तथागत बुद्ध ने ही बात स्पष्ट की है। अब मुख्य रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धायनी धम्म में लिखा है कि बुद्ध ही नैतिकता है, वो धम्म ही नैतिकता है और नैतिकता ही धम्म है। यदि हमारे देश के सभी निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए छोटे बड़े सभी पदाधिकारी कर्मचारी अगर नैतिक हो जाएंगे तो फिर समस्या का सवाल ही नहीं उठता है। इसी प्रकार से अब हम जो मैंने कहा कि दूसरे पहलू में दूसरी बात है आम जनता एवं वोटर। तो आम जनता एवं वोटर तथा राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अगर ये नैतिक हो जाए तो भी हमारे देश का निर्वाचन नैतिकता पूर्ण, सत्यता पूर्ण, न्याय पूर्ण संपन्न हो सकता है। लेकिन जब हमारे राजनीतिक दल के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ नेता लोग ही नैतिकता छोड़ देते हैं और हमारे वोटर भी कहीं ना कहीं नैतिकता छोड़ देते हैं, तो निश्चित है कि हमारा निर्वाचन प्रभावित होता है और निर्वाचन का जो उपकरण है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वह भी संदेह के घेरे में आ जाती है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पारदर्शिता के लिए मैं जो समझ पा रहा हूं वो आप लोगों के सामने इतना ही कहने का प्रयास मैं करता हूं कि यदि जैसा कि करुणा के सागर तथागत बुद्ध एवं हमारे देश के सभी 150 महान पुरुषों की जो लंबी कड़ी है, सभी महान पुरुषों ने प्राचीन भारत के महामानव को केंद्र बिंदु मानकर अर्थात करुणा के सागर तथागत बुद्ध को अब वर्तमान भारत के नंबर 1 के महामानव परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को केंद्रीय बिंदु मानकर और इनके आगे पीछे हमारे 150 महान पुरुषों की कड़ी लगी है। अगर इन सभी महान पुरुषों की विचारधारा को हमारे देश के सभी महान पुरुषों की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए अगर हमारे देश का शासन प्रशासन मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग एवं हमारे देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अगर इन सब के द्वारा सही मार्ग से नैतिकता पूर्ण कार्य अगर किए जाएं तो निश्चित ही कि हमारे देश का निर्वाचन संदेह के घेरे से हट जाएगा, अर्थात तो पारदर्शिता आ सकती है। अच्छा, इसमें अब अंतिम पहलू में हम बात करना चाहते हैं कि जब प्रभावशाली देशों ने ही, जहां की टेक्नोलॉजी बहुत ताकतवर है, अगर वहां के देश के शासकों ने ही ईवीएम वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को निगलेक्ट कर दिया है, बाधित कर दिया है, तो फिर हमारे देश में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मेरी समझ से आवश्यकता नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रशिक्षण के दौरान बता रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ये बात मानी गई है। जब कई दलों के, कई प्रत्याशियों के लोगों ने जब याचिका दायर की है तो सर्वोच्च न्यायालय में भी मान लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैकिंग होती है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय के नॉलेज में बात है और निर्वाचन आयोग के नॉलेज में बात है, तो फिर जो विवादित चीजें हैं, जो संदेहात्मक तथ्य हैं, उनसे हट करके और बैलेट पेपर से हमारे देश का शासन प्रशासन मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग अगर बैलेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के स्थान पर
अन्य प्रभावशाली देशों की तरह बैलेट पेपर से निर्वाचन कराने लगे तो हमारे देश का निर्वाचन आयोग निश्चित ही पारदर्शी पहले था और अब भी पारदर्शी बन सकता है। तो इस प्रकार से हमने जो मैं समझ पाया और आप लोगों के सामने अपने तथ्य एवं बातें रखने का प्रयास किया। हमारे पहले जो वक्ता जो हमारे युवा शक्ति के प्रणेता निशांत भास्कर जी, जो बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के सचिव हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी है। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए और किसी कारण से हमारे अगले वक्ता विशेष अतिथि सम्मानित के आर राजा किसी कारण से अपनी बात नहीं कह पाए हैं। हो सकता है नेटवर्क वहां वर्क काम ना कर पाया हो। और हमारी आज के कार्यक्रम की सफल संचालन कर रही मेरी छोटी बहन रुचि आजाद बौद्ध जी बहुत ही करुणामयी ढंग से आज के कार्यक्रम संचालन किया है। और एक बार पुनः हम संचालिका अर्थात रुचि आजाद जी की ओर इशारा करते हैं। यदि आज के कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय से हमारे देश का शासन प्रशासन पूरा भारत प्रभावित हो रहा है। मुख्य रूप से हमारा बहुजन समाज प्रभावित हो रहा है। हमारा बहुजन समाज मुख्य रूप से सत्ता की कड़ी से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। तो निश्चित ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पारदर्शिता में कुछ परसेंट शंकाएं हैं। इस शंका का समाधान के लिए मैं निवेदन करता हूं कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। और ऐसा मुझे लग रहा है कि पूरे भारत से बहुत ही रुचि रखने वाले लोग, विद्वान साथी, प्रबुद्ध साथी आज के कार्यक्रम में शामिल हैं। तो रुचि आजाद जी आगे संचालन का काम बढ़ाने के का कष्ट करें। बहुत रुचि साधुवाद आजाद जी, बहुत साधुवाद माननीय आर.एस. रवि बौद्ध जी। जो आपका अध्यक्षीय भाषण था बहुत ही प्रभावशाली रहा। जैसा कि आपने कहा है कि हमारे यहाँ ये लागू हो सकती है, व्यवस्था लागू हो सकती है जो पारदर्शिता संबंधित हो, लेकिन इसके प्रति जो लोगों की उदासीनता है ना, वो सबसे ज्यादा उसका श्रेय जाता है कि उसने इसे पारदर्शी नहीं रखा। समाज में बदलाव इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि गरीब है, जो अज्ञानी है, अनपढ़ है और उसमें हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी तरह आवाज उठाए। मध्यम वर्ग अपनी जीविका चलाने के लिए ही व्यस्त रहता है और जो अमीर है उसको आवश्यकता ही नहीं है। जैसे विपक्षी पार्टी जो समर्थ हैं विरोध करने में, एक बड़ी आवाज उठाने में, वो उनको जरूरत ही नहीं है कि वो आवाज उठाएं, वो उनसे सब कुछ झेल सकती है, उन सबको अफोर्ड कर सकती है। इसलिए हम सभी को एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा क्योंकि हमें अपने समाज को बदलना है, अपना भला देखना है, अपने समाज का भला देखना है, उसे एक उसकी जो स्वतंत्रता है उसको नष्ट होने से बचाना है, समता स्थापित करना है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इसी के साथ कहना चाहूंगी कि हमारे अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी भी हमें कुछ अपने मार्गदर्शन दें अपने शब्दों से। धर्म प्रकाश भारती जी। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है जी सर। साहब, नाम मुद्दा जी, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है सर। अच्छा जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी, मानव समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के हमारे वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सम्मानित आर.एस. रवि साहब, हमारे मुख्य अतिथि युवा साथी हमारे निशांत भास्कर साहब, संचालन कर रही हमारी माननीय उपासिका रुचि बौद्ध जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम.आर. प्रशांत साहब, संविधान वाचक हमारे बहुत ही बुद्धिमान
प्रोफेसर आरसी धीमान साहब और देश भर से जुड़े सभी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, प्रदेश के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी जिम्मेवार साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो। साथियों, जैसा कि आज का विषय रखा गया है, आरवीएम द्वारा ईवीएम मशीन को लेकर चर्चा की जा रही है। काफी जानकारी देने की कोशिश की है हमारे भास्कर जी ने, आरएस रवि साहब ने। मैं इसके बारे में मेरा जो अनुभव है या जो मैंने जाना है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। और वो ये है कि पहले जो हमारे गरीबों के, मजलूमों के वोट लूटे जाते थे, वोट कैप्चरिंग होती थी, पोलिंग डंप कर लिए जाते थे, जब ईवीएम नहीं था तो दलितों के, पिछड़ों के, उपेक्षित वर्गों के, कमजोर लोगों के वोट आप हमेशा देखते थे कि उन्हें डालने ही नहीं दिया जाता था और कई जगह उनके सर फाड़ दिए जाते थे, धमकाया जाता था। इस किस्म की कोशिशें होती नहीं थी, बल्कि बड़े जानबूझकर की जाती थी। राजनीतिक दल जो चाहे हो, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जब मान्यवर काशीराम साहब ने अपने 40 वर्ष का जीवन उपेक्षित वर्गों को, कमजोर वर्गों को, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनमें राज सत्ता की भूख पैदा करने के लिए जब मान्यवर काशीराम साहब ने अपना जीवन लगाया तो एक चेतना पैदा हुई उस गरीब में, उस मजलूम में, उस शोषित में। ये चेतना पैदा हुई कि वो मार खाकर भी, पिटाई खाकर भी वो अपने वोट को डालने की ताकत अपने अंदर पैदा कर सका, अपने वोट को डालने की शक्ति वो अपने अंदर जुटा सका। तो उससे भारी परिवर्तन हमारे देश में आने लगा। राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ, बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन भी हुआ। इसी बीच में अब ये कैसे इनको रोका जाए, तो जो तीन किस्म के लोग हैं, तीन किस्म के लोग, एक जिसे हम कहते हैं मनुवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, दूसरे पूंजीपति लोग हैं, धनवान लोग, सामंतशाही, और तीसरा जो प्रचार तंत्र है जिसे हम मीडिया कहते हैं। ये तीन लोग कभी नहीं चाहते कि इस देश का उपेक्षित वर्ग, गरीब, मजलूम, शोषित कभी राज सत्ता में अपना प्रभाव जमा पाए या वो अपनी भागीदारी हासिल कर सके। तो उसे रोकने के लिए ईवीएम आ गई। ईवीएम, अब जैसे हम किसी राजनीतिक दल के रूप में मैं नहीं ये बात कहना चाहता, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा गैर राजनीतिक है, तो हम सभी के लिए समान हैं और हमारे लिए सभी समान हैं। लेकिन चूंकि मजबूरी है मुझे ये बात कहने की, क्योंकि मैं ये बात कहे बगैर स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मजबूरी ये है कि मोदी सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी, आरएसएस की जब सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तो अब तक उन्होंने कम से कम कांग्रेस के द्वारा बनाए गए 200 से ज्यादा कानूनों को निरस्त कर दिया है, उन्हें खारिज कर दिया है। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं वर्तमान सरकार से कि कांग्रेस के द्वारा बनाए गए आपने 100 से अधिक तो लेबर एक्ट जो थे, जो मजदूरों के कानून थे, मजदूरों के हितों के लिए जो कानून थे, आपने वो बदल दिए। अनेक आपने संविधान संशोधन कर दिए, अनेक आपने नए विधेयक ला दिए। तो फिर कांग्रेस के द्वारा लाई गई ईवीएम मशीन से
आपका कौन सा लगाव है, आपकी कौन सी मजबूरी है। मैं तो समझता हूं कि आपको सबसे पहले अगर कांग्रेस सरकार का, यूपीए सरकार का कोई निर्णय बदलना था तो ईवीएम को बदलते, ईवीएम को बदलना चाहिए था। लेकिन आप इसलिए नहीं बदलना चाहते कि ईवीएम की जो टेक्नोलॉजी है वो आपके हाथ लग गई है, वो आपके हाथ लग गई है और आप उसे अपने मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मर्जी के मतलब आपको जैसा उसका अच्छा लगता है तो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल जब हम ये बीजेपी या आरएसएस के किसी जिम्मेदार साथी से बात करते हैं तो वो हमें जवाब देते हैं कि साहब आप ये बताइए, राजस्थान में चुनाव हुआ तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई, ईवीएम से बनी है, तो अगर ईवीएम में गड़बड़ हो सकती थी तो फिर हम अपनी सरकार बना लेते, कांग्रेस की सरकार क्यों बनने देते। साधारण से बुद्धि रखने वाले व्यक्ति के दिमाग में ये बात सटीक बैठती है, बहुत जल्दी समझ में आती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन गई, 211 से ज्यादा विधायक उसके आ गए। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बन गई, 70 में से 62 विधायक आ गए। ये वो तर्क देते हैं, वो ये तर्क देते हैं। मैं इसका कारण बताना चाहता हूं आपको, मैं इसका कारण ये बताना चाहता हूं आपको कि राज्यों में, जैसे उन्होंने कहा दिल्ली में सरकार बन गई, तो दिल्ली में तो केजरीवाल पहले से मुख्यमंत्री थे, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में था, प्रशासन उनके हाथ में था, तो वहां आप ज्यादा चाहकर भी गड़बड़ नहीं कर पाए। पश्चिम बंगाल में सुश्री ममता बनर्जी पहले से मुख्यमंत्री थी, सारा डीएम, एसएसपी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में था, तो आप चाहकर भी वहां गड़बड़ नहीं कर पाए। दूसरा, आपका जो बड़ा टारगेट है, जो बड़ा लक्ष्य है, वो राज्य नहीं है। राज्यों में भी आप अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन आपका सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो है केंद्र की सरकार। तो केंद्र की सरकार को चुनाव के समय, लोकसभा के चुनाव के समय आपको ईवीएम मशीनें ही चाहिए। इसलिए भारत में कोई विद्रोह ना पैदा हो जाए, कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा ना हो जाए, तो आप बड़ी चतुराई से, बड़ा दिमाग लगाकर आप बैलेंस करके चलते हैं। आप बैलेंस करके चलते हैं कि भाई किसी राज्य में निष्पक्ष हो जाने दो, जैसा रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। किसी राज्य में जा ठीक है, बड़ा राज्य जैसे यूपी बड़ा राज्य है, तो यूपी में अपना थोड़ा कर लो, तो उससे अपनी सरकार बना लो, क्योंकि वहां से सांसद बहुत ज्यादा आते हैं, 80 सांसद आते हैं, 403 विधायक आते हैं। तो इसी किस्म से ईवीएम मशीन का मन इच्छा के अनुसार उपयोग हो रहा है। जैसा हमारे आरएस नबी साहब ने कहा, नितिन भास्कर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद की रिट पे ये कहा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ हो सकती है, इसमें हेरा फेरी से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या चाहिए भाई? लोकतंत्र की बुनियाद विश्वास पे खड़ी है, और विश्वास जनता का, और विश्वास जनता का अगर एक व्यक्ति के मन में ये शंका पैदा हो जाए, एक व्यक्ति के मन में ये अविश्वास पैदा हो जाए कि ईवीएम की मशीन से गड़बड़ की जा सकती है, बेईमानी की जा सकती है, तो आपकी नैतिकता कहती है, आपकी ईमानदारी कहती है कि यदि एक भी मतदाता
इस पर उंगली उठाता है तो हम इससे चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं हैं। ये लोकतंत्र का भरोसा है, ये लोकतंत्र का विश्वास है। ईवीएम मशीन कौन लाया? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, फ्रांस। ये जिन्होंने ईवीएम का निर्माण किया, जो ईवीएम मशीन लेकर आए, उन्होंने भी अपने देश में बैठकर ये सलाह मशवरा किया कि इसमें गड़बड़ी की जा सकती है, इसमें हेराफेरी की जा सकती है, इसलिए ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहिए। तो उन्होंने बंद कर दी, इंग्लैंड ने बंद कर दी, अमेरिका ने बंद कर दी, फ्रांस ने बंद कर दी, जर्मन ने बंद कर दी, जापान ने बंद कर दी। तो आपको भी बंद करना चाहिए। और ये जो कंफ्यूजन है, फिर मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये जो कंफ्यूजन है ना कि किसी राज्य में सरकार बन जाने दो जिसकी बनती है, फिर हम ये मुद्दा उठाएंगे कि ईवीएम में गलती होती तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार क्यों बन जाती, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार क्यों बन जाती, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार क्यों बन जाती, झारखंड में उनकी मैं नाम भूल रहा हूं, सोयरन जी की, उनकी सरकार क्यों बन जाती। तो यही तो झोल है, यही तो झोल है। अगर आप 100% बेईमानी करेंगे तो आपके खिलाफ बगावत हो जाएगी, आपके खिलाफ विद्रोह हो जाएगा, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर निकल पड़ेंगे। इसलिए आप बड़े दिमाग से, बड़ी अकलमंदी से, बड़ी चालाकी से उसको बैलेंस करते हैं। एक ये कारण। दूसरा कारण मैं आपको बता दूं, जब से ईवीएम में गड़बड़ होना शुरू हुई है, ईवीएम में जब से उसकी टेक्नोलॉजी श्री अमित शाह के हाथ लगी है या आरएसएस वालों के हाथ लगी है, बीजेपी वालों के हाथ लगी है, जब से हार जीत का फासला बहुत बड़ा हो गया। पहले एमएलए के चुनाव में 5,000, 2,000, 1,000, 500, अधिकतम 10,000, और कोई बहुत दिग्गज होता था उसकी लीड होती थी जीत की 20,000। लोकसभा के चुनाव में 5,000, 10,000, 50,000। अधिकतम कोई बहुत बड़ा लीडर होता था जिसका वन वे इलेक्शन जाता था, एक तरफा इलेक्शन जाता था, वो कहीं 1 लाख से जीतता था। लेकिन आज तो हर सीट पे आप 2 लाख से, 4 लाख से, 5 लाख से, 6 लाख से, 2 लाख से, 5 लाख से, 6 लाख से चुनाव जीत रहे हैं। 2014 और 2019 का लोकसभा का चुनाव आप देख लीजिए उठाकर, तो आप 5-5 लाख वोटों से, 6-6 लाख वोटों से, 7-7 लाख वोटों से आप चुनाव जीत रहे हैं। ये वोट कहां से आ रहे हैं? ये सब ईवीएम का खेल है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा गैर राजनीतिक दल है। ये जरूरत तो राजनीतिक दलों की है कि राजनीतिक दलों को इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं बहुजन समाज पार्टी के सांसदों को कि अभी जब पार्लियामेंट चल रही थी तो बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद जो हमारे बिजनौर से जीते हैं, उन्होंने ईवीएम मशीन का पुरजोर विरोध किया, लोकसभा में विरोध किया। और जब भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि आप भी तो ईवीएम से जीत कर आए हैं, तो उन्होंने सीना ठोक कर कहा कि मैं ईवीएम से जीत कर आया हूं, इसके बाद मैं चाहता हूं कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार से हमारे सभी दबे कुचले वर्गों के लोग जिनका वोट लूटा जाता है, खरीदा जाता है, या अब ईवीएम से खरीदा जा रहा है, अब ईवीएम से कैप्चर हो रहा है, अब लाठी से कैप्चर नहीं हो रहा, अब बंदूक से कैप्चर नहीं हो रहा, अब ईवीएम से कैप्चर हो रहा है। तो जिन वर्गों का, जिन गरीब मजलूम शोषितों का, पीड़ितों का, उपेक्षितों का वोट ईवीएम से कैप्चर हो रहा है, लूटा जा रहा है, कम से कम उसी वर्ग के सांसद 300 से ऊपर बैठे हैं लोकसभा में। आज उनकी संख्या 300 से ऊपर है। 131 तो SC ST के सांसद बैठे हैं। अगर इनका जमीर जाग जाए, कुदरत
इनका जमीर जगा दें, इनको इनका बोध करा दें, तो ये अगर ले आए प्रस्ताव तो ईवीएम खत्म हो सकती है। हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, उसके बाद भी हम ये चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, मैं अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना कभी विधायक बनूंगा, ना कभी सांसद बनूंगा, मैं किसी वार्ड का मेंबर भी नहीं बनूंगा। और मैं समझता हूं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम करने वाले लोग 99% 99 पॉइंट कोई चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग नहीं है। कोई एक दो साथी हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसके बाद हमको चिंता है, और चिंता है केवल और केवल लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए। हमारे एक साथी मैसेज कर करके अभी ये जानना चाह रहे थे कि बुद्ध धर्म का मतलब क्या है, बुद्ध धर्म का मतलब क्या है। जो बातें आप लोग कर रहे हैं ये तो धर्म की बातें नहीं है। तो मैं उनको फिर निवेदन कर दूं, हर बार मैं निवेदन करता हूं, बुद्ध को पढ़िए, बुद्ध को समझिए। बुद्ध के 45 वर्षों का जीवन आध्यात्मिक नहीं है, पूजा पाठ का नहीं है, सामाजिक है। तो काय का है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था, अन्याय के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध, जातिवाद के विरुद्ध बुद्ध का आंदोलन है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जितने ग्रंथ लिखे हैं उनमें सबसे ज्यादा ग्रंथ में अगर कोई समय लगा है, पूरे 5 वर्ष का समय किसी ग्रंथ में लगा है, तो बुद्ध और उनके धम्मों में लगा। बुद्ध और उनका धम्म आप लोग पढ़िए, आप पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 100% महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के आंदोलन के अनुरूप काम कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के आंदोलन के अनुरूप काम कर रही है। संत कबीर, संत रविदास, बिरसा मुंडा, छत्रपति साहूजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फूले, पेरियार, ललई यादव, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, जिनका मूल आंदोलन था सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, उसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा काम कर रही है। और इसीलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनानी पड़ी कि बाकी जो संगठन थे वो पंचशील, त्रिशरण, अष्टांग मार्ग, ये खाना, ये नहीं खाना, ये पीना, ये नहीं पीना, इससे आगे ही नहीं निकल पा रहे थे, इससे आगे ही नहीं निकल पा रहे थे। इसलिए हमने अपनी 35 वर्ष राजनीतिक जीवन के त्याग किया, छोड़ा। हमने कहा नहीं, जो मूल महापुरुषों का उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए हमें काम करना है। तो ये सामाजिक परिवर्तन, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज का निर्माण हो, लोकतंत्र की नींव पूरी दुनिया में सबसे पहले बुद्ध ने रखी है। न्यायपालिका का गठन सबसे पहले बुद्ध ने किया है। जुडिशियली न्याय की सबसे पहले बुद्ध ने बनाई है। तो ये हमारा भारतीय संविधान भी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है, ये 100% बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं। इसलिए आप ऐसा प्रश्न मत पूछिए। नमो हमको त्रिशरण भी करना है, पंचशील भी करना है, और अष्टांग मार्ग भी करना है, शीलवाल भी बनना है, प्रज्ञाशील भी बनना है, लेकिन सही संघर्ष है भारत का एक एक नागरिक, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं में मैं कहूं तो दुनिया का, संसार का एक एक नागरिक सुखी हो, स्वाभिमान के साथ जीवन जिए। ये बुद्ध का आंदोलन है। तो चलिए, मैंने ये बातें कहीं, समय ज्यादा हो गया है। कल हम 9 बजे फिर मिलेंगे। कृषि किसान मजदूर विषय पे शायद कल चर्चा होने वाली है, क्योंकि किसान भी हमारे यहाँ 2 प्रकार का है। हम एक किसान की बात तो करते हैं और एक किसान की बात हम नहीं करते।
यानी जो किसान पूंजीपति है, जो 10-10 हजार एकड़ का खेत का मालिक है, उसको हम किसान कहते हैं। उसकी बात पार्लियामेंट में भी उठाई जाती है, उसकी बात विधानसभाओं में भी उठाई जाती है। लेकिन जो उस पूंजीपति किसान के खेत में काम करता है, मजदूरी करता है, जो किसान मजदूर है, उसकी आवाज नहीं उठाई जाती। उसका सरकार भी शोषण करती है और उसका सामंतशाही किसान भी शोषण करते हैं। तो कल का विषय चर्चा का ये रहेगा। पुनः एक बार फिर मैं अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। और उन साथियों को तो मैं बेहद धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्हें मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, जो प्रत्येक कार्यक्रम में कंटिन्यू जुड़ रहे हैं। अपने सारे जरूरी से जरूरी काम छोड़कर वो जरूर जुड़ते हैं। उनका मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि एक एक दो दो साथी को और भी जोड़ो, एक एक दो दो साथी को और भी जोड़ो। परिवार बनाना है, जिद पैदा कर लो जुड़ने की और जोड़ने की, जुड़ने की और जोड़ने की। ये जिद जिस दिन पैदा कर ली, उस दिन आपका आंदोलन स्वतः कामयाब हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।